हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं कि कूलाम का नियम क्या था। तो देखिए, वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार मान लिया ये दो बिंदुवत चार्ज हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हम Q1 मान लेते हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम Q2 मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज स्मॉल r, दो बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब देखिए, यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिफ्लेक्शन फोर्स, और यदि दोनों आवेश जो अपोजिट नेचर के हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एट्रैक्शन फोर्स। और वैज्ञानिक कूलाम ने यह बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती होगा इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। अब देखिए विद्यार्थियों, बल जो है एक सदिश राशि होती है, अतः इसे वेक्टर फॉर्मेशन में लिखना उचित रहेगा। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोलंबस लॉ। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या बताना चाहता है तो उसका हम यहां पे अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमारे पास निर्वात में दो बिंदु आवेश हैं। पहला जो बिंदु आवेश है इसका परिमाण हम Q1 मान लेते हैं और दूसरा जो बिंदु आवेश है इसका परिमाण हम Q2 मान लेते हैं। मान लिया दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों की प्रकृति एक समान है और इनके जो बीच की दूरी है वो है स्मॉल r। Q1 आवेश जो है इसका मूल बिंदु या ऑरिजिन पॉइंट के सापेक्ष स्थितिज सदिश हम मानते हैं वेक्टर r1। देखिए, ये इसका स्थितिज सदिश हो गया वेक्टर r1 और Q2 आवेश जो है इसका स्थितिज सदिश वेक्टर r2 है। अब देखिए विद्यार्थियों, चूंकि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण या रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा। अब देखिए किस प्रकार से लगेगा। ये जो आवेश है Q1 ये Q2 आवेश को इस प्रकार से प्रतिकर्षित करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब Q1 आवेश Q2 आवेश के ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स को हम क्या नाम दें। तो इसे हम नाम देते हैं वेक्टर F21। वेक्टर F21 मीन्स Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो देखिए मित्रों, Q1 के सापेक्ष Q2 का जो स्थितिज सदिश है वो हम मान लेते हैं वेक्टर R21 और वेक्टर R21 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसी प्रकार से जब Q1 आवेश Q2 आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो क्या Q2 आवेश Q1 आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल नहीं लगाएगा, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो हम ये मान लेते हैं ये जब Q2 आवेश Q1 आवेश के ऊपर जब रिफ्लेक्शन फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी और जो लगने वाला जो फोर्स है उसको हम मानते हैं वेक्टर F12 और इसका Q2 के सापेक्ष स्थितिज सदिश हम मान लेते हैं वेक्टर R1, जिसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि वेक्टर R12 को हम R1 माइनस R2 ही क्यों लिखेंगे और वेक्टर R21 को हम R2 माइनस R1 ही क्यों लिखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके बारे में आपने
कक्षा 11th में अध्ययन कर लिया है सदिश संयोजन से संबंधित त्रिभुज का नियम। देखिए त्रिभुज का नियम क्या बताता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, इस नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो क्रमागत सदिशों से निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में होती है उसका परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाण के योग के तुल्य होता है। तो देखिए जैसे ये Q1 सदिश है, ये Q2 सदिश है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थितिज सदिश वेक्टर R1 ले, Q2 का स्थितिज सदिश वेक्टर R2 ले। अब देखिए हमें 1 बाय 1 प्रोसेसिंग में चलना है। किस प्रकार से, हम ये मान के चलते हैं कि Q1 आवेश Q2 आवेश के ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो देखिए विद्यार्थियों सदिश की जो दिशा है वो ये होगी। अब देखिए ये नियम क्या बताता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो क्रमागत सदिशों से निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में होती है उसका परिमाण इन दोनों के परिमाण के योग के तुल्य होता है। तो इसको हम यहां पे मान के चलते हैं वेक्टर डेल्टा आर। तो देखिए सदिश संयोजन त्रिभुज नियम से वेक्टर R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू वेक्टर R2। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, वेक्टर डेल्टा R इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं वेक्टर R21। तो यहां ध्यान दीजिएगा वेक्टर R21 को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसी प्रकार से जब Q1 आवेश Q2 आवेश के ऊपर रिफ्लेक्शन फोर्स लगाएगा तो 100% Q2 आवेश उतना ही Q1 आवेश के ऊपर रिफ्लेक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन अब की बार जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होगी। तो अब देखिए सदिश संयोजन के नियम से वेक्टर R2 प्लस डेल्टा R, क्योंकि दोनों एक ही क्रम में है, क्रमागत सदिश हैं, तो देखिए मैं यहां पे लिख सकता हूं वेक्टर R2 प्लस वेक्टर डेल्टा R इज इक्वल टू वेक्टर R1। हमें मान इसका ज्ञात करना है, तो इसको जब हम पक्षांतरित करेंगे तो यहां पे होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं वेक्टर R12। तो देखिए यहां पर वेक्टर R12 को मैं लिख सकता हूं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। चलो अब ध्यान देते हैं, टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों चित्र में दर्शाए अनुसार माना निर्वात में समान प्रकृति के दो आवेश Q1 व Q2 मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर R1 व वेक्टर R2 दूरी के ऊपर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसका परिमाण हम मान लेते हैं R है इसका परिमाण। तो देखिए यदि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थितिज सदिश वेक्टर R21 हो तो Q1 के कारण Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए चित्र में दर्शाए अनुसार माना निर्वात में समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितिज सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। तो यहां देखिए यदि
Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थितिज सदिश वेक्टर R21 हो तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलामीय बल, ध्यान दीजिएगा, यदि Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थितिज सदिश वेक्टर R21 हो तो Q2 के ऊपर Q1 के द्वारा लगने वाला कूलामीय बल क्या आएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू, चूंकि दोनों आवेश निर्वात में है, देखिए कूलाम का नियम हमें यह बताता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर, लेकिन यहां पर देखिएगा निर्वात के लिए K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। और देखिए विद्यार्थियों, एप्सिलॉन नोट जो है ये कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए विद्युतशीलता होती क्या है, तो विद्युतशीलता वह भौतिक राशि होती है जो उन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो यहां देखिए F21 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपोन में वेक्टर R21 के परिमाण का स्क्वायर इनटू में R21 कैप। अब देखिए ये जो है यहां पर वेक्टर R21 कैप ये क्या प्रदर्शित करता है, देखिए यहां पर मैंने इस समीकरण को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो वेक्टर जब यहां पर हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो यहां पे हम R कैप लगाएंगे, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं मोड ऑफ वेक्टर R का स्क्वायर। तो देखिए R कैप जो है यूनिट वेक्टर है जो लगने वाले फोर्स की साइड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे देखिए R21 कैप जो है, यहां R21 कैप एकांक सदिश है जो बल की दिशा Q2 की ओर इंगित करती है, Q2 की ओर इंगित करती है। देखिए विद्यार्थियों, बल की दिशा को Q2 की ओर कैसे इंगित करेगी कि जो Q1 परिमाण का जो आवेश है वो Q2 परिमाण के आवेश को इसी डायरेक्शन में रिपल्टिव कर रहा है, इसके ऊपर जो प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिएगा आगे, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला फोर्स, देखिए Q2 आवेश के कारण जो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हमने मान रखा है वेक्टर F12। तो यहां पे होगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपोन में यहां पे होगा मोड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर इनटू में R12 कैप। अब की बार देखिएगा ये जो वेक्टर R12 है ये यहां पर क्या प्रदर्शित करेगा, वेक्टर R12 कैप ये यूनिट वेक्टर है जो यह प्रदर्शित करेगा कि Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिएगा ये जो वेक्टर R12 का मोड है और वेक्टर R21 का जो मोड है उसका परिमाण नियत होगा, इक्वल होगा।
तो मैं यहां पे लिख सकता हूं चूंकि मोड ऑफ वेक्टर r12 इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर r21 वह r12 कैप बराबर में होगा माइनस का r21 कैप। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न ये उठता है कि ये मोड इसके इक्वल कैसे होगा और r12 कैप माइनस r21 कैप के इक्वल कैसे होगा। तो इसको समझने के लिए हम यहां पे ध्यान देते हैं। देखिएगा, जैसे हमने ये मान लिया कि वेक्टर r1 इजकल टू है 8 इकाई और वेक्टर r2 इजकल टू हो गया 6 इकाई। तो देखिए, यदि हम वेक्टर r12 का मान ज्ञात करते हैं तो वेक्टर r12 इजकल टू होगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। और जब हम इसका मोड ज्ञात करेंगे तो इसका मोड एज इट इज यही आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स कितना आएगा, 2 इकाई आएगा। अब देखिए, हम यहां पे ज्ञात करते हैं वेक्टर r21। तो r21 को मैं यहां पे लिख सकता हूं मोड ऑफ वेक्टर r2 माइनस मोड ऑफ वेक्टर r1 इज इक्वल टू, अब की बार होगा 6 माइनस 8 का मोड इज इक्वल टू -2 का मोड। और यहां पे देखिए विद्यार्थियों, -2 के मोड का मान होगा अंडर रूट -2 स्क्वायर। तो इसका मान भी 2 ही प्राप्त होगा। तो मैंने यहां पे आपको समझा दिया है, दोनों जो वैल्यू है इक्वल आ रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूं r12 सदिश का परिमाण बराबर में होगा r21 सदिश के परिमाण के, जो मैंने यहां पे दिखा रखा है। अब देखिए, हम इसको यहां पे सोल्व करके देखते हैं। r12 कैप, देखिए ये यूनिट वेक्टर है और आपने कक्षा 11th में अध्ययन किया है कि यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण 1 इकाई हो, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। सामान्यतः किसी वेक्टर में यदि हम उसी के परिमाण से डिवाइड कर दें तो प्राप्त होने वाला जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया r12 कैप इज इक्वल टू होगा r12 सदिश अपोन में मोड ऑफ वेक्टर r12। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे r12 को मैं लिख सकता हूं वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपोन में, देखिए मोड ऑफ वेक्टर r12 जो है वो इक्वल होगा मोड ऑफ वेक्टर r21 के। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं मोड ऑफ वेक्टर r21। अब यहां देखें, मैंने यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो यहां पे मान प्राप्त होगा वेक्टर r2 ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, माइनस वेक्टर r1 अपोन में मोड ऑफ वेक्टर r21। अब देखिएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 किसके इक्वल है, वेक्टर r21 के। तो ये हो गया माइनस वेक्टर r21 अपोन मोड ऑफ वेक्टर r21। अब देखिएगा, जब इस सदिश में हम इसी के परिमाण का भाग दें तो इसी का यूनिट सदिश, यूनिट वेक्टर हमें प्राप्त होगा, जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस r21 कैप, ये इक्वल होगा r12 कैप के। तो देखिएगा r12 कैप इज इक्वल टू माइनस r21 कैप के बराबर होगा। अब ये मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए मान क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 से वेक्टर f12 इज इक्वल टू, ये एज इट इज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन, देखिए R12 सदिश का परिमाण किसके इक्वल है, R21 सदिश के परिमाण के इक्वल है। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं
r21 सदिश का मोड का स्क्वायर, और r12 कैप के स्थान पे मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, -r21 कैप। तो ये होगा -r21 कैप। देखिए विद्यार्थियों, ये ऋणात्मक चिन्ह आगे आएगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपोन में r21 सदिश के परिमाण का स्क्वायर इंटू में r21 कैप। अब देखिए ये जो मान है, ये मान किसके इक्वल है, समीकरण 1 से देखना, ये जो मान है ये इक्वल होगा वेक्टर F21 के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इक्वेशन 1 से वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F21, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। यही आपके कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, जो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप ही हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि कूलाम के नियम का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो कूलाम के नियम के तृतीय न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप या न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ कोलंबस लॉ। कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ जो न्यूमेरिकल है, और जो भी टॉपिक आगे आएगा उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे साथ लगातार बने रहिए, और साथ में इसके जो नोट्स हैं वो एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिएगा। धन्यवाद।